एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड। चैप्टर नंबर 8 हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन फर्स्ट एड, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो सब हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी ने सारे पार्ट्स अच्छे से देखे हैं, आपको समझ में आए हैं। कुछ डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं और आज इस लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स रिमेनिंग रह जाएंगे इस बुक के। उसके बाद आप लोग जो भी सब्जेक्ट चाहते हैं पहले तो आप हमें वो बता दीजिए, हम आपके लिए वही सब्जेक्ट की सीरीज़ सबसे पहले लाएंगे। आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एनी अदर सब्जेक्ट आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप हमें बता दीजिए, आपके लिए हम वही सीरीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर फैमिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनहेल्दी हैबिट्स, ठीक है। अनहेल्दी हैबिट्स नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी आदतें जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट ऑफन पीपल ट्राई स्मोकिंग और कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स वाइल हैविंग फन विद फ्रेंड्स, बट लेटर ऑन इट बिकम्स अ हैबिट फॉर देम। ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि अक्सर लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं या अल्कोहल लेने लग जाते हैं और दूसरी ड्रग्स लेने लग जाते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो उनके लिए एक हैबिट बन जाती है। उन्हें बार बार उनकी हैबिट हो जाती है कि उन्हें स्मोक करना है, अल्कोहल लेनी है या फिर कोई ड्रग्स लेनी है, ठीक है। तो उनके लिए हैबिट बन जाती है वो। ऑल दीज एज रिटन ऑन देयर लेबल्स ऑल्सो आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये सभी हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, एज ऑन उनके लेबल्स पर भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये अनहेल्दी हैबिट्स कौन सी हैं, इनमें कुछ मेन हैबिट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली है हमारी टोबैको एडिक्शन। टोबैको होता है आपका तंबाकू, तंबाकू की लत, ठीक है। उसे हम बोलते हैं टोबैको एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स लत होना, किसी चीज़ की आदत लगना, ठीक है। पीपल यूज टोबैको इन डिफरेंट फॉर्म्स। लोग जो होते हैं वो टोबैको यानी कि तंबाकू जो है उसे डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। सम पीपल च्यू इट, अदर्स यूज इट इन बीटल लीव्स नोन एज पान। कुछ लोग उसे चबाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो उसे बीटल लीव्स यानी कि पान में रख के चबाते हैं, ठीक है। बीटल लीव्स, पान के पत्ते। इट इज ऑल्सो यूज एज स्मोक इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, बीडीज एंड हबल बबल, हुक्का। जो टोबैको एडिक्शन होता है उसे हम स्मोक के रूप में भी ले सकते हैं, चबाते भी हैं बहुत से लोग, ठीक है, और बहुत से लोग स्मोक की फॉर्म में भी लेते हैं, जैसे सिगरेट्स में, बीडीज में, और हबल बबल। हबल बबल होता है हुक्का, ठीक है। तो ये टोबैको होता है, तंबाकू होता है जो लोग ओरल स्मोक की फॉर्म में या फिर चबाने की फॉर्म में, च्यू की फॉर्म में करते हैं। चूइंग ऑफ टोबैको कैन लीड टू ओरल एंड थ्रोट कैंसर। टोबैको चबाने से क्या होता है, ओरल यानी कि मुंह का या फिर थ्रोट का यानी कि गले का कैंसर हो जाता है। स्मोकिंग टोबैको ऑल्सो रिजल्ट्स इन हाई ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इन सम केसेस लंग कैंसर ऑल्सो। टोबैको स्मोक करना यानी कि सिगरेट्स, बीडीज और हुक्का लेने की वजह से क्या होता है, हाई बीपी रहने लगता है लोगों का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और कभी कभी तो लंग कैंसर भी हो जाता है। तो ये है टोबैको एडिक्शन के बारे में, ठीक है, किस किस तरीके से टोबैको लिया जाता है, ठीक है, और क्या क्या इससे परेशानियां होती हैं। फिर दूसरी अनहेल्दी हैबिट है अल्कोहल एडिक्शन, ठीक है, शराब। अल्कोहल एडिक्शन को हम और क्या कहते हैं, अल्कोहलिज्म बोलते हैं। अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज दैट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी पर्सन को पूरी जिंदगी उसकी खराब कर देता है, ठीक है। अल्कोहलिज्म इज द इनएबिलिटी टू कंट्रोल ड्रिंकिंग ड्यू टू बोथ फिजिकल एंड इमोशनल डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल। अल्कोहलिज्म वो इनएबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन अगर अल्कोहल लेने लग जाता है तो उसका कंट्रोल नहीं रहता है अपने ऊपर, ठीक है। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है कि वो ड्रिंक ना करे, क्योंकि वो फिजिकली और इमोशनली अल्कोहल पर डिपेंड करने लगता है, इसलिए वो अनेबल हो जाता है कि वो ड्रिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्कोहलिज्म। सम कॉमन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आर, कुछ कॉमन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, क्या हैं वो हम आगे देखते हैं। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स यानी जिसमें अल्कोहल होती है, उन प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं क्या है वो।
जनरली कंज्यूम्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। कुछ कॉमन जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली लार्ज पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम करे जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। अल्कोहल रिटार्ड्स मेंटल एक्टिविटीज़ एंड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। अल्कोहल जो होता है मेंटल एक्टिविटीज़ को रिटार्ड कर देता है, यानी कि लो कर देता है, और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पीपल ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हैव मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं उनके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देयर जजमेंट बिकम्स पुअर ऑन रोड। क्योंकि उनका जब वो ड्राइव करते हैं तो रोड पर उनका जजमेंट जो होता है वो बहुत बेकार हो जाता है, ड्यू टू लेस कोऑर्डिनेशन अमंग दी बॉडी सिस्टम्स। उनका जजमेंट खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके बॉडी सिस्टम पर उनका ही कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। उनके बॉडी सिस्टम आपस में ही कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो उनका जजमेंट बेकार हो जाता है और उनका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था अल्कोहल एडिक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में, जो नशे की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक अल्कोहल अलग होता है, ड्रग अलग होता है। मेडिसिन इज़ अ ड्रग। जो भी हम दवाई लेते हैं ना वो भी एक ड्रग होती है, उसमें भी नशे की चीज़ें होती हैं, बट वो ऐसी नहीं होती है जिससे आपको आदत लग जाए उनकी, ठीक है। मेडिसिन इज़ अ ड्रग विच इज़ टेकन बाय द पीपल फॉर द ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिसीजेज। मेडिसिन भी एक ड्रग होती है जो लोगों के द्वारा ली जाती है बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए और बीमारियों को क्योर करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए बीमारियों को। ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स एज दे क्योर अस अगेंस्ट इन्फेक्शन। सभी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो ड्रग्स हैं, क्योंकि वो जो मेडिसिन होती हैं, वो वाली जो ड्रग्स होती हैं, वो हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी से फाइट करती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट ये ड्रग्स, ये जो मेडिसिन हम लेते हैं उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, ताकि हमारी बॉडी को वो ठीक कर सकें। देयर आर मैनी ड्रग्स विच आर नॉट मेडिसिन। बहुत सारी ड्रग्स अब ऐसी भी हैं जो मेडिसिन नहीं हैं, एंड आर वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। और जो मेडिसिन नहीं है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं। दीज ड्रग्स आर हीरोइन, स्मैक, marijuana, कोकेन एंड ओपीम, ठीक है। ये ड्रग्स जो है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। कंजम्पशन ऑफ एनी वन ऑफ दीज ड्रग्स कैन लीड टू एडिक्शन शोइंग नोजिया, नर्वसनेस एंड पेन इन स्टमक एज सिम्टम्स। अगर इनमें से किसी भी ड्रग्स का कंजप्शन कर लिया जाए, यानी कि टेकन कर लिया जाए, उसे ले लिया जाए, यूज़ कर लिया जाए, खा लिया जाए किसी भी ड्रग्स को, तो उससे एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है। तो लत, वो जो एडिक्शन होता है हमें दिखता कैसे है? नोजिया होने लगता है, नर्वसनेस और पेन होने लगता है पेट में, ठीक है, स्टमक में पेन होने लगता है, ये सिम्टम्स के रूप में दिखता है। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इशूज़ से अलग, दीज ड्रग्स ऑल्सो कॉज सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स टू देयर एडिक्ट्स। तो हेल्थ इशूज़ के अलावा जो लोग ये ड्रग्स लेते हैं ना, उन्हें सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं? वो आसपास के लोगों को इल ट्रीट करने लग जाते हैं। देखते हैं ना, जो लोग ड्रग्स लेते हैं या नशा करते हैं तो उनकी क्या कंडीशन रहती है, अपनी फैमिली मेम्बर्स से वो बदतमीज़ी से पेश आते हैं, है ना, इल बिहेव करते हैं उनके साथ। और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कैसे आती है? वो पैसे ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, क्योंकि ड्रग्स बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, है ना। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं जो नशा करते हैं। तो ये अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नो मीन्स नो, एकदम, ठीक है। तो ये कुछ अनहेल्दी हैबिट्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। हम कुछ लेक्चर्स में हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एड क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो फर्स्ट एड मीन्स होता है कुछ इंजरी होने पर या फिर किसी भी तरह की कुछ परेशानी होने पर जो सबसे पहले जो देखभाल करी जाती है ना स्टार्टिंग में, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट जो हमें प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो क्या है? फर्स्ट एड इज़ द प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर फॉर एन इलनेस और इंजरी। किसी भी बीमारी के लिए या फिर किसी भी चोट के लिए जो स्टार्टिंग में इनिशियल केयर दी जाती है, ठीक है, प्रोवाइड करी जाती है इनिशियल केयर, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। जैसे आपको घर पर फीवर होता है तो बोलते हैं ना, जैसे कुछ पेन किलर्स और फीवर की दवाइयाँ हमारे घर पर रहती हैं, जैसे डोलो 500 mg की होती है, पैरासीटामोल होती हैं, तो ये फर्स्ट एड होती है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास हम एकदम टाइम पर नहीं पहुंच पाते, तो घर पर ही कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। मम्मियाँ क्या करती हैं हमारी, जब में फीवर होता है तो काढ़ा पिलाती हैं, ठीक है, चाय ब्रेड कुछ हल्का ही खाते हैं उसमें, है ना। तो इस टाइप का जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ नॉन एक्सपर्ट और अनट्रेन्ड पर्सन ऑन अ सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल द रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट और एड अराइव्स। तो ये जो फर्स्ट एड होता है यूजुअली किसके द्वारा करा जाता है? एक नॉन एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा करा जाता है, ठीक है। डॉक्टर थोड़ी करता है फर्स्ट एड। और अनट्रेन्ड पर्सन, जो पर्सन ट्रेंड नहीं है, उसके द्वारा करा जाता है किसी भी सिक या फिर इंजर्ड पर्सन पर। कब तक?
जब तक रिक्वायर्ड जो भी उस पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी चाहिए वो नहीं आता है, तब तक उस नॉन एक्सपर्ट या अनट्रेन्ड पर्सन के द्वारा फर्स्ट एड दिया जाता है. इट जनरली कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिंपल एंड पोटेंशियली लाइफ सेविंग टेक्निक्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद मिनिमल इक्विपमेंट. फर्स्ट एड में सीरीज होती है एक, ठीक है, जिसमें सिंपल और पोटेंशियली लाइफ सेविंग टेक्निक्स का यूज करके सिंपल और जो लाइफ को बचाने वाली, जिंदगी बचाने की जो टेक्निक्स होती हैं उन्हें परफॉर्म करा जाता है मिनिमल इक्विपमेंट्स के साथ. ठीक है, कम से कम इक्विपमेंट्स को यूज करके क्या करा जाता है, लाइफ उस पर्सन की लाइफ को बचाने की कोशिश करी जाती है. ठीक है, जैसे अब हमें इंजरी हो जाती है, छोटा मोटा कट लग जाता है, तो कॉमन सी बात है, डेली लाइफ में कट लगता ही रहता है. तो उसमें से मान लीजिए ब्लड आता है तो डॉक्टर के पास एकदम तो नहीं जाया जाता ना, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसे कट को वॉश करते हैं वाटर से. ठीक है, फिर उसमें हम कुछ घर पे क्या करते हैं, हल्दी लगाते हैं. सबसे पहले बोलते हैं हल्दी लगाओ, क्योंकि उससे ब्लड का फ्लो जो है थोड़ा सा रुक जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले उस कट को वॉश करके ब्लड एक्स्ट्रा हटाकर जल्दी से क्या करना चाहिए, हमें हल्दी लगा लेनी चाहिए. तो ये मिनिमल इक्विपमेंट के साथ ये फर्स्ट एड हो गया जो हमने सबसे पहले दिया. ठीक है, वी शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम एंड स्कूल एट इजी रीच सो दैट इट कैन बी यूज्ड व्हेनेवर अ नीड अराइजेज. हमें हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रखना चाहिए, घर पर भी और एक स्कूल में भी. ठीक है, ताकि और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जो सबके पहुंच में हो. ठीक है, और ताकि उसे जब भी ज़रूरत हो उस बॉक्स की हम यूज़ कर सकें. अब फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स, अब फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं. इट कंटेन्स नेसेसरी मेडिकल आइटम्स. इसमें ज़रूरी जो मेडिकल आइटम्स होती हैं वो आती हैं, जैसे आपके एंटीसेप्टिक लोशंस होते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम है, बैंडेज, पेयर ऑफ सीजर्स, क्रैप बैंडेज, सम पेन किलर्स एटसेट्रा, ये सभी उसमें होने चाहिए. ठीक है, ये होता है फर्स्ट एड के बारे में. अब हम फर्स्ट एड पढ़ेंगे डिफरेंट कंडीशंस में. जैसे सबसे पहला है फर्स्ट एड फॉर कट्स. जैसे हमें छोटे मोटे कट्स लग जाते हैं ना, तो उसमें क्या फर्स्ट एड्स दिए जाने चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, छोटा मोटा कट लग गया है तो उसमें क्या करना चाहिए. इट इज़ नेचुरल टू गेट कट एनीवेयर. ये नेचुरल है, छोटा मोटा कट लगता ही रहता है घर पर भी. इफ़ द कट इज सीवियर गेट टू अ हॉस्पिटल राइट अवे, और इफ़ यू मस्ट वेट फॉर एन एम्बुलेंस बिगिन फॉलोइंग ट्रीटमेंट. अगर कट जो है थोड़ा सीवियर है, थोड़ा गहरा है, तो हॉस्पिटल ले जाइए तुरंत, और या फिर आप एम्बुलेंस के लिए वेट कीजिए. अब वेट करने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो उसके लिए अगर गहरा कट है तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ठीक है, रिंस द कट और वाउंड विद वाटर. जो आपका घाव है या जो आपका कट लगा है उसे वाटर से वॉश कीजिए. इफ़ द वाउंड इज स्मॉल, अगर कट छोटा सा है, देन अप्लाई सम डायरेक्ट प्रेशर टू द वाउंड बाय हैंड. उस वाउंड पर, उस घाव पर या फिर उस निशान पर, उस चोट पर आप डायरेक्ट प्रेशर डालिए अपने हैंड से. ठीक है, दिस विल हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग. इससे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. जैसे मान लीजिए आपको यहाँ फिंगर में कट लग जाता है. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कट लग गया, आपका ब्लड आ रहा है, छोटा मोटा कट है, तो आप यहाँ पर साइड में, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिंगर से, अपने हैंड से प्रेशर दीजिए ताकि ब्लड स्टॉप हो जाए. स्टॉप हो जाएगा, आप खुद सोचिए ना, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर आप रोक देंगे तो वो क्या कर देगा, स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी उसकी, थोड़ा सा रुक जाएगा ब्लड फ्लो करना. ठीक है, रेज द इंजर्ड पार्ट टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द वाउंड. अब जो इंजर्ड पार्ट है, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर कट लगा है, तो उसे थोड़ा सा रेज कर लीजिए. जैसे आप फिंगर थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ना, तो क्या होगा, ब्लड थोड़ा नीचे जाएगा. ऐसे करेंगे, नीचे करेंगे तो क्या होगा, ब्लड और बहेगा, है ना. डायरेक्शन तो ब्लड की यही रहेगी ना, नीचे की तरफ फ्लो करेगा. आप अगर फिंगर थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो क्या होगा, ब्लड आपका फ्लो, मतलब एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं होगा. प्लेस द पर्सन एट रेस्ट एंड क्विकली कवर द वाउंड विद ड्रेसिंग्स एंड कंटिन्यू कीपिंग द प्रेशर विद बैंडेज और क्लीन क्लॉथ. अब उस पर्सन को आराम करने के लिए लेटा दीजिए. ठीक है, रेस्ट करने के लिए दे दीजिए, और क्विकली उस वाउंड को, जो घाव है, जो चोट है, जो कट है, उसे ड्रेसिंग्स कीजिए उसकी. ठीक है, यानी कि पट्टी करनी है, और उस पर प्रेशर देते रहिए थोड़ा थोड़ा बैंडेज से या फिर क्लीन क्लॉथ से. ठीक है, क्लीन क्लॉथ से उस पर प्रेशर देते रहिए ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. फिर क्या करना है आपको, बिफोर अप्लाइंग अ बैंडेज टू द वाउंड, वाउंड पर बैंडेज अप्लाई करने से पहले, बैंडेज लगाने से पहले, चेक फॉर सर्कुलेशन बिलो द इंजरी. अब इंजरी के नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसे चेक कीजिए, और उसके बाद इंजरी पर बैंडेज लगाइए. आफ्टर बैंडेजिंग, बैंडेज चेक करने के बाद, चेक सर्कुलेशन बिलो द इंजरी अगेन टू इंश्योर दैट ब्लड फ्लो हैज़ नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय बैंडेजिंग. तो बैंडेज करने के बाद आपको ये भी देखना है कि सर्कुलेशन फिर से देखना है आपको, इंजरी के नीचे जहाँ चोट लगी उसके नीचे आपको देखना है कि ब्लड फ्लो, मतलब आपको ये श्योर करना है अपने आप को कि ब्लड फ्लो जो है बैंडेज करने की वजह से पूरा तो नहीं रुक गया है. ठीक है,
कि पता पड़ा कि इस पार्ट में ब्लड ही फ्लो नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ नेसेसरी लूजन द बैंडेज इनफ टू इम्प्रूव सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको लगता है कि ब्लड फ्लो थोड़ा सा रुक गया है तो बैंडेज को थोड़ा सा लूज कर दीजिए और प्रेशर देना बंद कर दीजिए। आप समझ गए हो। इफ़ द ड्रेसिंग्स हैज़ गॉट ब्लड ऑन इट, और अगर आपकी जो ड्रेसिंग्स है, जो आपने पट्टी करी है, बैंडेज लगाया है, उस पर अगर ब्लड आ जाता है, डोंट ट्राई टू रिमूव एंड कंटिन्यू द प्रेशर, उसे रिमूव मत कीजिए और प्रेशर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उसमें ब्लड आ रहा है ना ऊपर भी, तो यानी कि ब्लड फ्लो हो कर रहा है एक्स्ट्रा, तो आप उसमें प्रेशर देते रहिए थोड़ा थोड़ा, और उसे रिमूव नहीं करना है। रिमूविंग द ड्रेसिंग्स फ्रिक्वेंटली में डिस्टर्ब ब्लड क्लॉट्स एंड एक्सपोज दी वाउंड टू फर्दर इन्फेक्शन। अगर आप ड्रेसिंग्स हटा देंगे, रिमूव करेंगे, आप कहेंगे कि ड्रेसिंग्स चेंज कर दीजिए, इसकी पट्टी चेंज कर दीजिए, तो उससे ब्लड क्लॉट्स जो बनने वाले होंगे ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर उस चोट पर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। फॉर सीवियर ब्लीडिंग, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऑलवेज सीक मेडिकल अटेंशन। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको करवाना होगा। तो ये कुछ तरीका है जिससे हम कट्स को घर पर ही डॉक्टर के पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर जल जाते हो आप तो उसमें आपको क्या करना है। इफ़ योर क्लॉथ्स और योर फ्रेंड्स क्लॉथ्स कैचेस फायर, स्टे एब्सोल्युटली स्टिल एंड फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अगर आपके कपड़े या फिर आपके फ्रेंड के कपड़े में आग लग जाती है तो वहाँ पर मतलब एकदम शांत रहना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, और ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। क्या इंस्ट्रक्शंस है? डू नॉट ट्राई टू रन, भागना नहीं है। ठीक है, अगर आग लग जाती है आपके कपड़ों में या आपके फ्रेंड के कपड़ों में तो भागना नहीं है बिल्कुल भी। बिकॉज फ्लेम नीड ऑक्सीजन टू कीप देम बर्निंग, क्योंकि आग जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन उसे, अगर आप भागोगे तो उसे ऑक्सीजन और ज़्यादा मिलेगा तो वो आग और फैलेगी। ठीक है, तो भागना नहीं है। रोलिंग ऑन द ग्राउंड विल स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग एनी ऑक्सीजन एंड हेल्प पुट देम आउट। अब उसके बाद आपको सबसे पहले भागना नहीं है। ठीक है, और जब आप भागेंगे नहीं उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राउंड पर रोल हो जाइए। ठीक है, रोल करते हैं जैसे बॉल रोल करती है, ऐसे ही आपको भी रोल होना है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फ्लेम को और आप बच जाएंगे। रैप समथिंग लाइक अ वुलन ब्लैंकेट अराउंड द पर्सन टू स्मूदर दी फ्लेम्स को शांत करने के लिए, जो आग लगी है उसे शांत करने के लिए उस पर्सन पर कुछ रैप कर दीजिए, जैसे वुलन ब्लैंकेट रैप कर दीजिए। ठीक है, टेक ऑफ एनी क्लॉथ्स और ज्वेलरी अराउंड द बर्न्ड एरिया ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्वेल्स। जब आग बुझ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर बॉडी का जो पार्ट एरिया जला है वहाँ से कपड़े और ज्वेलरी जो भी है उसे आपको हटाना है, क्योंकि अगर सूज गया तो वहाँ आपको उतारने में, वो क्लॉथ्स और ज्वेलरी उतारने में परेशानी होगी। ठीक है, सूजने से पहले आपको उस एरिया में से क्लॉथ्स और ज्वेलरी हटानी है। यूज़ कोल्ड रनिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स टू कूल दी बर्न्ट बट डू नॉट यूज़ आइस। अब 20 मिनट्स के लिए, लगभग 20 मिनट्स के लिए ठंडा रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से आपको उस बर्न को ठंडा करना है। जो आपका जला है ना घाव, वहाँ पर 20 मिनट के लिए ठंडा पानी आपको बहाना है, मतलब ठंडा पानी है उसके नीचे आप रख दीजिए अपने हाथ को, जैसे हाथ जल गया है तब, और लेकिन आपको आइस यूज़ नहीं करना है। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स होते हैं छाले, छाले आपको नहीं फोड़ने हैं। ठीक है, छाले पड़ जाते हैं जलने पर। एक्सपोज ब्लिस्टर्स कैन गेट इन्फेक्शियस और सेप्टिक। जो ब्लिस्टर्स आते हैं अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो इन्फेक्शन फैलने का डर रह सकता है, सेप्टिक होने का डर होता है। इफ़ ब्लिस्टर्स ब्रेक, अब मान लीजिए ब्लिस्टर्स हो जब फट जाते हैं आपके, छाले फूट जाते हैं, जेंटली क्लीन द एरिया विद माइल्ड सोप एंड वाटर, हल्के सोप और वाटर से आपको जेंटली क्लीन करना है वो प्यार से वो एरिया, एंड अप्लाई एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, और आपको एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है। कीप द पर्सन वार्म विद एक्स्ट्रा क्लॉथ्स ऑन द अनहर्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उस पर्सन की बॉडी को आपको वार्म रखना है, थोड़ा सा गर्म रखना है, उसे एक्स्ट्रा क्लॉथ दीजिए ताकि उसकी बॉडी वार्म रह सके। कहाँ से? जो बॉडी का अनहर्ट पार्ट है, जहाँ पर उसे चोट नहीं लगी है। सी और डॉक्टर इफ द बर्न इज सीवियर, अगर बर्न गहरा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, ये हमने बर्न्स के लिए देख लिया। अगर आप कहीं से जल जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड फ्रैक्चर्स के लिए। फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूटना। यस, फ्रैक्चर इज अ ब्रोकन बोन। फ्रैक्चर क्या है? एक ब्रोकन बोन है, टूटी हुई हड्डी को बोलते हैं फ्रैक्चर। इफ आफ्टर एन एक्सीडेंट, अगर एक एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड, अगर लगता है कि फ्रैक्चर है, देन डोंट मूव द पर्सन अनलेस इट इज नेसेसरी टू अवॉइड फर्दर इंजरी। अगर आपको लगता है कि फ्रैक्चर है तो उस पर्सन के उस पार्ट को मूव करने के लिए मना कर दीजिए। मूव नहीं करना है जब तक ज़रूरी ना हो। ठीक है, ताकि फर्दर इंजरी ना हो। टेक फॉलोइंग एक्शंस इमीडिएटली व्हाइल वेटिंग फॉर मेडिकल हेल्प। ठीक है, और जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती तब तक आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड टू स्टॉप एनी ब्लीडिंग विद अ स्टाइल बैंडेज और अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। अब आपको उस चोट पर प्रेशर अप्लाई करना है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ना हो। एक स्टरलाइल बैंडेज से या फिर क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ लेकर आपको वहाँ पर क्या करना है,
ब्लीडिंग रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई करना है, कपड़ा रखिए या फिर स्टेराइल बैंडेज रखिए, फिर वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है। डोंट ट्राई टू रियलाइन द बोन और पुश अ बोन दैट इज स्टिकिंग आउट बैक इन। जो हड्डी आपको लग रहा है टूट गई है तो उसे रियलाइन करने की खुद कोशिश ना करें, ठीक है। इमोबिलाइज द एरिया कम्प्लीटली, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हड्डी यहाँ की टूट गई है तो उस एरिया को इमोबिलाइज रखना है, यानी कि मूव नहीं करना है बिल्कुल भी। पैडिंग द एरिया कैन हेल्प रिलीव द पेन, और उस एरिया पर पैडिंग यानी कि प्रेशर सा लगाते हुए क्या कर सकते हैं, पेन में हेल्प मिलती है, रिलीफ मिलता है, ठीक है। अप्लाई आइस पैक्स टू लिमिट स्वेलिंग एंड हेल्प रिलीफ पेन, आइस पैक्स लगाने हैं उस एरिया पर ताकि स्वेलिंग ना हो ज़्यादा और पेन में भी रिलीफ मिले। तो ये फर्स्ट एड है, जब फ्रैक्चर होता है तब आप दे सकते हैं। फिर फर्स्ट एड हम पढ़ते हैं पॉइजनिंग के लिए, कोई पॉइजन ले लेता है, जहर ले लेता है, उससे क्या कहो फर्स्ट एड दे सकते हैं आप। पॉइजनिंग कॉजेज इंजरी और डेथ ड्यू टू स्वेलिंग, इनहेलिंग, टचिंग और इंजेक्टिंग वेरियस ड्रग्स, केमिकल्स, वेनोम्स और गैसेज। पॉइजनिंग से क्या होता है, इंजरी होती है, चोट लगती है या फिर डेथ हो जाती है, क्योंकि कोई पर्सन जो है वो स्वेलो कर लेता है पॉइजन को, इनहेल कर लेता है, टच कर लेता है या इंजेक्ट कर लेता है बहुत सारी ड्रग्स को, केमिकल्स को, जहरों को या फिर गैसेस को, तो उस वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। इफ़ द पर्सन इज ड्राउजी इमीडिएटली टेक मेडिकल हेल्प, अगर पर्सन बेहोश हो रहा है तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लीजिए। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इफ़ द पर्सन हैज स्वेलोड पॉइजन, अगर किसी पर्सन ने पॉइजन स्वेलो कर लिया है, सटक लिया है, ट्राई टू टेक आउट ऑल ऑफ इट, और कोशिश करिए कि अगर किसी पर्सन ने सटक लिया है तो उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। इफ़ एनी पॉइजनस सब्सटेंस इज स्टिल इन द पर्सनस माउथ, अगर उस पर्सन के माउथ में आपको लगता है कि थोड़ा सा पॉइजनस सब्सटेंस है तो उसे बाहर निकलवाने की कोशिश करिए। इफ़ द पर्सन हैज टच्ड एनी हार्मफुल पॉइजन, अब ये तो बात थी जब उसने सटक लिया था, स्वेलो कर लिया था, अगर उस पर्सन ने कोई भी हार्मफुल पॉइजन टच कर लिया है स्किन पर, ठीक है, तो रिमूव इट यूजिंग ग्लव्स एंड रिंस द स्किन फॉर 15 to 20 मिनट्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ हार्मफुल पॉइजन है और मैंने यहाँ से फिंगर से टच कर लिया है, ठीक है, स्किन पर लग गया, तो आपको क्या करना है, स्किन से अपने हैंड से नहीं हटाना है, अपने ग्लव्स पहनिए, आप उससे रिमूव करने की कोशिश कीजिए और अपने स्किन को 15 से 20 मिनट के लिए आपको वॉश करना है। इफ़ पॉइजन हैज़ गोन इन दी आईज, और अगर आंखों में पॉइजन चला गया है, जेंटली फ्लश दी आई विथ कूल और ल्यूकवार्म वाटर, ठंडे या फिर गुनगुने गर्म पानी से आपको आईज अपनी वॉश करनी है। इफ़ द पर्सन हैज़ एक्सीडेंटली इनहेल्ड पॉइजन और गैस, अगर किसी भी पर्सन ने एक्सीडेंटली अचानक से इनहेल कर लिया है पॉइजन या फिर गैस जो होती है हार्मफुल वाली, उसे इनहेल कर लिया है, टेक दी पर्सन इनटू एन ओपन एरिया विथ फ्रेश एयर एज सून एज पॉसिबल, तो उस पर्सन को एक खुले एरिया में ले जाइए जहाँ पर फ्रेश एयर हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी उस पर्सन को आपको ओपन एरिया में ले जाना है। इफ़ द पर्सन वॉमिट्स टर्न हिज और हर हेड टू द साइड टू प्रिवेंट चोकिंग, अगर पर्सन वॉमिट करता है तो उसके हेड को आपको क्या करना है, साइड में टर्न करवाना है ताकि चोकिंग ना हो, ये उसके अटके ना, है ना। ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर फॉर मेडिकल असिस्टेंस, और इस कंडीशन में मेडिकल असिस्टेंस के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है आपको। कब के लिए है ये सभी कंडीशंस, जब पॉइजन ले लिया है किसी पर्सन ने, जहर ले लिया है, ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस बताइए। अगर उसने स्वेलो कर लिया है, ठीक है, अगर उसने टच कर लिया है या उसकी आइस में चला गया है या फिर उसने एक्सीडेंटली इनहेल कर लिया है, गलती से इनहेल कर लिया है, या फिर वो पर्सन अगर वोमिट कर रहा है तब क्या करना है, ये कुछ कंडीशंस थी फॉर फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। अब हम फर्स्ट एड पढ़ेंगे फॉर ऑब्जेक्ट इन आईज। अगर आई में कोई ऑब्जेक्ट चला जाता है, जैसे छोटे मोटे फॉरेन पार्टिकल्स हमारी आईज में चले जाते हैं कभी कभी, तो क्या करना चाहिए आपको, ये देखते हैं। समटाइम्स फॉरेन पार्टिकल्स एंटर अवर आईज, कभी कभी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी आईज में एंटर करते हैं। दीज में कॉज डैमेज टू द आई इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, तो इससे हमारी आईज को डैमेज हो सकता है अगर प्रॉपर देखभाल ना करी जाए। इफ समथिंग फॉल्स इन दी आईज एक्सीडेंटली, अगर कुछ कभी आईज में गिर जाता है अचानक से, वॉश दी आईज थोरोली विथ वाटर, आंखों को अच्छे से धोइए, पानी से वॉश करना है। कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इफ़ इरिटेशन परसिस्ट एंड पुट प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स, अगर इरिटेशन हो रही है तो डॉक्टर से बात कीजिए और प्रिस्क्राइब्ड जो भी उसने आई ड्रॉप्स दी हैं डॉक्टर ने आपको, वो डालनी है आईज में। तो इस तरीके से आप अपनी आईज में कुछ ऑब्जेक्ट गिर जाता है तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। अब है फर्स्ट एड फॉर स्टिंग्स, ठीक है, जैसे मच्छर वगैरह काट लेते हैं, बाइट्स कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए, बग बाइट्स या स्टिंग्स जनरली कॉजेज अनईजीनेस एंड एक्सट्रीम पेन। बग बाइट्स या फिर स्टिंग्स जब होते हैं तो जनरली उससे अनईजीनेस और एक्सट्रीम पेन होने लगता है हमें,
हाउएवर एट टाइम्स, बट कभी कभी दे कैन लीड टू इन्फेक्शन, उनके काटने से, उनके बाइट से इन्फेक्शन हो सकता है, विच नेसेसिटेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ट्राई टू रिमूव द स्ट्रिंगर एज सुन एज पॉसिबल, उसके जहर को काटने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्द। वॉश द एरिया केयरफुली विद सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर के साथ उस एरिया को वॉश कीजिए। रब ऑन विद एन आइस पैक रैप्ड इन अ क्लॉथ और अ कोल्ड वेट टॉवल फॉर फ्यू मिनट्स, उस एरिया पर आइस पैक से रब कीजिए, ठीक है। आइस पैक जो है आपका क्लॉथ में रैप्ड होना चाहिए, या फिर आप एक ठंडा गीला टॉवल भी कुछ मिनट्स के लिए वहाँ पर रख सकते हैं। सीक मेडिकल केयर इफ़ यू नोटिस अ लार्ज स्किन रैश और स्वेलिंग अराउंड द स्टिंग साइट, और इफ स्वेलिंग और पेन परसिस्ट फॉर मोर देन 3 days। अब मेडिकल केयर आपको कब लेनी है, अगर आपको उस एरिया में जहाँ पर स्टिंग ने काटा है, स्टिंग है जहाँ पर, वहाँ पर बड़ा सा स्किन रैश दिख रहा है, या फिर उसके आसपास स्वेलिंग हो रही है, या फिर स्वेलिंग और पेन जो है आपका 3 दिन से ज़्यादा है, ठीक है, 3 दिन हो गए उसके बाद भी आपकी स्वेलिंग और पेन में आराम नहीं पड़ा है, तो आपको मेडिकल केयर लेनी चाहिए। गेट मेडिकल हेल्प राइट अवे इफ़ यू नोटिस एनी ऑफ द फॉलोइंग साइंस, अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो अभी हम बताने वाले हैं आगे, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी है। वीजिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग में हो जाता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टाइटनेस इन थ्रोट और चेस्ट, गले में कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है, या चेस्ट में बंधा बंधा सा कुछ लग रहा है। स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, लिप्स में स्वेलिंग आ गई है, आपके टंग और फेस पर स्वेलिंग आ गई है। डिजीनेस लग रही है, नोजिया लग रहा है, या वोमिटिंग लग रही है। नोजिया मीन्स जी मिचलाना, ठीक है, वोमिटिंग हो रही है, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो ये फर्स्ट एड था स्टिंग्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड एनिमल बाइट्स के लिए, ठीक है। आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे, आपके एरिया में भी डॉग्स का बहुत ज़्यादा, डॉग्स एंड मंकीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बाइट के उनके। तो इसमें क्या करना चाहिए, एनिमल बाइट्स एंड स्क्रैचेस दैट ब्रेक द स्किन कैन समटाइम कॉज इन्फेक्शन। एनिमल बाइट्स या एनिमल्स जो स्क्रैच मार देते हैं तो उससे स्किन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और कभी कभी उससे इन्फेक्शन भी हो जाता है। एनिमल बाइट्स ऑफ डॉग्स, रैट्स, बैट्स, रकून्स एंड फॉक्सेस कैन लीड टू रेबीज, अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। एनिमल बाइट्स जो होते हैं डॉग्स के, रैट्स के, बैट्स के, रकून्स और फॉक्सेस के, उससे रेबीज़ हो सकती है, ठीक है, जो एक बहुत ही भयानक बीमारी है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड, इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, लेट द वाउंड ब्लीड, खून को बहने दीजिए उसमें से, एंड देन वॉश द वाउंड इन रनिंग वाटर फॉर 3 to 5 minutes टू रिमूव द एनिमल सलाइवा, ठीक है, थोड़ी देर खून बहने दीजिए ताकि उसमें जो जहर होगा, उसका एनिमल का जो सलाइवा है वो निकल जाएगा, और उसके बाद उस वाउंड को रनिंग वाटर से, ठीक है, टंकी खोलकर उस वाउंड को उस टंकी के नीचे करके थोड़ा सा, तो उसे आप वॉश कीजिए 3 से 5 मिनट के लिए, ताकि एनिमल का जो सलाइवा है वो रिमूव हो जाए। वॉश दी वाउंड प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर, वाउंड को प्रॉपरली आपको सोप एंड वाटर से वॉश करना है। इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाइए एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, और इमीडिएटली आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, क्योंकि इसके रेबीज़ के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, एंटी रेबीज़ के, ताकि कुछ इन्फेक्शन इससे आगे ना हो। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट्स। स्नेक बाइट्स के लिए क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए आपको, स्नेक अगर काट लेता है तो। इफ़ यू आर बिटन बाय अ विनोमस स्नेक, विनोमस यानी कि पॉइजनस स्नेक से अगर आपको कट कर लिया गया है, विनोमस स्नेक ने आपको काट लिया है, इमीडिएटली कॉल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाइए। स्पेशली इफ द एरिया चेंजेस कलर, बिगिंस टू स्वेल और इज पेनफुल, एम्बुलेंस आपको तुरंत तो तभी बुलानी है, मतलब जल्दी बुलानी पड़ेगी अगर वो एरिया कलर चेंज कर रहा है, वहाँ से स्वेलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो एम्बुलेंस तुरंत बुला लीजिए। मैनी हॉस्पिटल स्टॉक एंटी विनोम ड्रग्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एंटी विनोम ड्रग्स होती हैं जो सांप के जहर को काट देती हैं। इन केस ऑफ स्नेक बाइट, स्नेक बाइट में आपको क्या करना है, रिमेन काम, शांत रहिए, एंड मूव बियॉन्ड दी स्नेक्स स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, और स्नेक की जो अटैक करने की जो डिस्टेंस है उससे दूर चले जाइए। ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। रिमूव ज्वेलरी एंड टाइट क्लॉथिंग बिफोर द एरिया विद बाइट स्टार्ट्स टू स्वेल, अब जहाँ पर बाइट करा है स्नेक ने वहाँ से ज्वेलरी और टाइट क्लॉथिंग हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ से स्वेलिंग आने का रिस्क रहता है। रैप अ बैंडेज और क्लोथ 2 to 4 inches अबव द एरिया विच हैज़ बीन बिटन, मान लीजिए आपको यहाँ पर फिंगर पे स्नेक ने कर लिया है बाइट, ठीक है, तो 2 से 4 इंचेस के बीच ऊपर आपको यहाँ पर एक क्लॉथ बांधना है या एक बैंडेज बांध दीजिए, ठीक है। गेट अ डॉक्टर्स असिस्टेंस इमीडिएटली, यहाँ पर क्लॉथ क्यों बांधते हैं, ताकि वो जो जहर है वो ऊपर बॉडी में ना फैले, ठीक है, और उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जल्दी से जाना है। अब हम देखते हैं फर्स्ट एड फॉर अनकॉन्शियसनेस, कोई पर्सन बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो
उसमें क्या फर्स्ट एड लेने हैं। थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो जाएगी बट ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा ही बच रहा है। अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। अनकॉन्शियसनेस इज ए स्टेट वेयर अ पर्सन सडनली डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई। अनकॉन्शियसनेस एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर एक पर्सन जो है अचानक से किसी भी स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता है। इट इज़ रिलेटेड टू फेंटिंग, यानी कि बेहोश होने से रिलेटेड है, एंड कैन अकर फॉर शॉर्ट और लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, और ये शॉर्ट और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकती है। बेहोश जो होते हैं लोग शॉर्ट टाइम के लिए भी होते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए भी होते हैं। मेन कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस इंक्लूड सीवियर ब्लीडिंग, अ कार एक्सीडेंट, अ ब्लो ऑन चेस्ट और हेड एटसेट्रा। मेन कॉजेज क्या हैं इसके, ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, या फिर कार एक्सीडेंट हो गया, या फिर चेस्ट और हेड में कुछ परेशानी हुई है, अब जो उस वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए जो होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए जो होते हैं, वो तो नॉर्मल बेहोश होना हो गया, और लॉन्गर पीरियड के लिए हम बोलते हैं कोमा में है वो पर्सन, है ना। टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस इज सीन इन पीपल इन केसेस लाइक लो ब्लड शुगर, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेनिंग एटसेट्रा। जो शॉर्ट पीरियड के लिए एक अनकॉन्शियसनेस होती है उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस। ये उन लोगों में देखी जाती है जिनका लो ब्लड शुगर रहता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है या स्ट्रेनिंग हो जाती है, उस वजह से क्या होता है लोग बेहोश हो जाते हैं। इफ समवन इज अनकॉन्शियस, अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया है, फॉलो दी सिंपल स्टेप्स टू मेक दैट पर्सन कॉन्शियस। तो इन स्टेप से आप उसे कॉन्शियस कर सकते हैं, उसे होश में ला सकते हैं। ले दी पर्सन ऑन हिज हर बैक, उस पर्सन को लेटा दीजिए। लूजन द क्लॉथिंग ऑफ द अनकॉन्शियस पर्सन लाइक एनी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग बेल्ट एक्सेट्रा। अनकॉन्शियस पर्सन की क्लॉथिंग्स को, कपड़ों को थोड़ा सा लूज कर दीजिए, जैसे उसके कुछ कपड़े हैं उन्हें थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, बेल्ट खोल दीजिए, इस टाइप से आपको थोड़ा सा करना है। चेक दी पर्सनस एयरवे फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, उसे सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, वो देखना है। चेक अगेन टू सी इफ द पर्सन इज ब्रीदिंग, फिर से ये देखना है कि अगर पर्सन सांस ले रहा है, कफ कर रहा है या हिल रहा है। इफ दीज साइंस आर एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट हैं, ये साइंस नहीं है, यानी कि वो सांस भी नहीं ले रहा है, खांस भी नहीं रहा है, ना ही हिल रहा है, देन आपको CPR करना है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ठीक है, आपको CPR देना है। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में आपको पता है CPR क्या होता है, उसके स्टेप्स हम देख रहे हैं आगे अभी। नील टू द लेवल ऑफ अनकॉन्शियस पर्सन नेक और शोल्डर, आपको क्या करना है, जो पर्सन बेहोश हो गया है उसके नेक या शोल्डर के पास आपको भी घुटने मोड़कर बैठना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लेस द हील ऑफ योर हैंड एट द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट। ठीक है, आप मान लीजिए आपने यहाँ पर उस पर्सन को लिटा दिया, आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आपके हैंड की हील यानी कि जो हथेली है आपकी, उसके पर्सन के चेस्ट पर रख दीजिए सेंटर में। ठीक है, प्लेस योर अदर हैंड डायरेक्टली ऑन द फर्स्ट हैंड, और जो आपने फर्स्ट हैंड रखा है उस पर दूसरा हैंड आपको रखना है अपना सेकंड हैंड, और अपनी फिंगर्स को इंटरलेस कर लेना है। इंटरलेस मीन्स इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। ये फर्स्ट हैंड हो गया, फिर आपने अपनी सेकंड हैंड रखा एंड देन इंटरलेस करना है अपनी फिंगर्स को। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरलेस करना। पुश स्ट्रेट डाउन ऑन द पर्सनस चेस्ट कीपिंग योर एल्बोज स्ट्रेट, अपनी कोहनी को सीधा रखते हुए उस पर्सन के चेस्ट पर आपको प्रेशर देना है। मूविंग योर शोल्डर्स अबव योर हैंड्स, और हैंड्स को शोल्डर से ऊपर ले जाना है। दीज आर कॉल्ड चेस्ट कंप्रेशंस, यानी कि उसे आपको चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं। रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर अबाउट 100 टाइम्स पर मिनट, और ये प्रोसीजर आपको पर मिनट 100 टाइम्स करना है। यू कैन ऑल्सो गिव दी पर्सन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग और रेस्क्यू ब्रीदिंग इन बिटवीन, और आप उस पर्सन को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकते हैं बीच में। कंटिन्यू दी प्रोसीजर मैंशनड अबव अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है तब तक आपको ये प्रोसीजर कंटिन्यू रखना है। तो गाइज ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। ये कुछ पॉइंट्स थे, हम किस कंडीशन में कैसा फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, कुछ चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।